भारत निर्वाचन आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ उपचुनाव की सीटों का ऐलान हुआ है। राजस्थान, उत्तराखंड समेत देश के कई उपचुनाव की सीटों की तारीखों का ऐलान भी आज भारत निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम राजनीतिक दलों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई हैं। इन चुनाव से क्या निकल कर आएगा, किस तरीके से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए दिक्कतें रहीं, जो महाराष्ट्र और झारखंड तक कैरी फॉरवर्ड रहेंगी, इन तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, बंदे को शबाब कहते हैं और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लेनर। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किलें। ये मुश्किलें कैसे हैं, इस पर हम आपको डिटेल में बात बताएंगे। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी भी इन चुनावों को लेकर खासी उत्साहित है, तो समाजवादी पार्टी के लिए भी कई ऐसी मुश्किलें हैं जिसको पार पाना इन चुनावों में उसके लिए बेहद जरूरी होगा। सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टी के तौर पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सबक सीखे। असल में हरियाणा में कांग्रेस इंडिविजुअल चुनाव लड़ी थी और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाया था। हालांकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ना उसके लिए फायदे का सौदा तो रहा, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा बेहतर तस्वीर नहीं बन पाई। वहां पर भी उसको महज 6 सीटें मिली, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। फिलहाल वहां पर शपथ ग्रहण समारोह है। उमर अब्दुल्ला वहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुमकिन उम्मीद है कांग्रेस को भी इसमें मजबूत सीटों की दावेदारी, यानी कि मजबूत वहां पर उसको अपनी उपस्थिति मिलेगी। बात यहां से शुरू होती है और इसके बाद हरियाणा तक पहुंचती है, जहां पर कांग्रेस को उसकी उम्मीद के मुताबिक चीजें हासिल नहीं हुई। कांग्रेस के लिए हरियाणा में चूक कहां पर हुई, ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा आत्ममंथन का विषय है। लेकिन ये बात यकीन मानिए कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव नतीजों ने कांग्रेस के लिए अब महाराष्ट्र और झारखंड समेत उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग पर बड़ी मुश्किलें पैदा कर दी। असल में कांग्रेस जिस उम्मीदों के साथ हरियाणा के चुनाव में उतरी थी, उसको ऐसा लग रहा था कि अगर वो हरियाणा में बेहतर परफॉर्म करेगी तो दूसरे राज्यों के भी चुनावों में सीट शेयरिंग पर वो फ्रंट फुट पर रहेगी। लेकिन सब कुछ उसके नतीजे के मुताबिक नहीं रहा। अब सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यहां पर कांग्रेस के लिए सीट बंटवारे पर फ्रंट फुट पर अपनी किस्मत को बढ़ा दिया है। कांग्रेस सबसे पहले हरियाणा चुनावों के बाद उम्मीद में उत्तर प्रदेश में थी, जहां की 10 सीटों पर उपचुनाव होना था। उसको लगता था कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ वो यहां पर चुनाव लड़ेगी तो उसको कम से कम 4 या 5 सीटें मिलेंगी। वो इतनी सीटों की डिमांड भी कर रही थी। लेकिन अखिलेश यादव ने सीटों पर प्रत्याशी घोषित करके कांग्रेस को यह बता दिया कि अब आप सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर फ्रंट फुट पर नहीं हैं, आपको हमारे साथ सीट शेयरिंग पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, जिसमें फूलपुर ऐसी सीट थी जो कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि वहां से उससे अपना प्रत्याशी मिले। अखिलेश यादव ने वहां से प्रत्याशी की घोषणा की। अब दूसरी मुश्किलें कांग्रेस के लिए बची हुई सीटों पर भी है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में महज 9 सीटों पर बाईपोल होना है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसका अनाउंस कर दिया है। एक सीट मिल्कीपुर का मामला भी छोड़ा गया है, क्योंकि वो उसका मामला कोर्ट में है। 2022 के चुनाव में जो बाबा चुनाव हारे थे, वहां से उन्होंने एक रिट लगाई थी हाई कोर्ट में, जिसको लेकर के वहां पर अभी मामले को पेंडिंग रखा गया है। फिलहाल अभी 9 सीटों में कांग्रेस के हिस्से में कितनी जाएंगी, क्योंकि अब बची हुई 3 ही सीटें रह गई। इसके बाद जब महाराष्ट्र की तरफ आप बढ़ेंगे तो वहां पर भी कांग्रेस के लिए अब सीट शेयरिंग पर मुश्किलें देखने को मिलेंगी। वहां पर भी शिवसेना अब कांग्रेस को उतनी सीटें नहीं देगी जितनी वो मांग रही। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी भी अब गठबंधन में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 15 से 18 सीटों की डिमांड कर रही है, क्योंकि उसे भी अब महाराष्ट्र में अपनी खोई हुई जमीन को बनाना है। अखिलेश यादव इसके लिए बाकायदा सबसे पहले 18 और 19 नवंबर को महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। 3 दिवसीय इस दौरे में 18 और 19 नवंबर को उनके महाराष्ट्र में 2 जगहों पर बड़ी जनसभाएं होनी है। ये दोनों ही जनसभाएं मुस्लिम बहुल इलाकों में अबू आसिम आजमी ने रखी है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और इन दोनों विधायकों ने अखिलेश यादव को यह कहा है कि अगर मजबूती के साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाए
तो एक मजबूत स्थिति पैदा की जा सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी अगर महाराष्ट्र में 18 सीटों की डिमांड करती है तो इंडिया गठबंधन की शक्ल क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि शिवसेना भी वहां पर मजबूत कंडीशन में है और वो आने वाले समय में बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की गुंजाइश में नहीं रहेगी। इसके अलावा झारखंड में भी अब शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ये बात समझ चुके हैं कि वहां पर दूसरी राजनीतिक पार्टियों को बहुत ज्यादा सीटें दिए जाने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि अभी तक उनके सिंगल इंडिविजुअल लड़ने की चर्चाएं हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ती है तो हेमंत सोरेन के साथ वो किस तरह का गठबंधन बनाएगी, इस पर सबकी निगाहें होंगी। अब जो इकलौती राजनीतिक पार्टी बचती है जो हाशिए पर जाती दिख रही है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसे महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों पर चुनाव लड़ना है। असल में बहुजन समाज पार्टी अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश करने में बहुत कोशिशें कर रही है। वो लगातार इस कोशिश में है कि उसको कुछ सियासी फायदा हासिल हो। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव लड़के उसने देख लिया है, लेकिन उसके हिस्से में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। आकाश आनंद से लेकर के मायावती तक ने हरियाणा के चुनावों में अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। मायावती ने एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा जनसभाओं को किया। मायावती ने आकाश आनंद के लिए जहां सबसे ज्यादा जनसभाएं कराई, वहीं आकाश आनंद पब्लिक तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी चौपाल करते भी नजर आए। असल में जब से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक हाशिए पर आई है, उसके बाद से लगातार मायावती का ग्राफ गिरता जा रहा है। उनकी लड़ाई जितनी उत्तर प्रदेश में है उतनी ही दूसरे राज्यों में भी अब मुश्किल हो गई। अगर बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के चुनावों में भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाती तो उसके लिए दिक्कतों का अंबार हो जाएगा। हालांकि आज चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही मायावती ने ट्वीट करके इस बात को साफ कर दिया कि वो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। असल में मायावती के लिए भी गठबंधन की मिठाई बहुत ज्यादा मीठी नहीं रही। उसको ये बात साफ तौर से समझ में आ चुकी है कि गठबंधन में बहुत ज्यादा फायदा उसको नहीं मिल पाता। मायावती ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को साफ किया कि गठबंधन में दलित वोटर्स तो दूसरी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लेकिन दूसरा वोटर उनकी तरफ नहीं आ पाता। यही हार का बड़ा कारण रहता है। लिहाजा मायावती ने आज ऐलान करके ये बात क्लियर कर दी है कि वो इन विधानसभा चुनावों और उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन में किसी भी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। हालांकि मायावती का ये फैसला कितना उनके लिए मददगार साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों के साथ देश भर की तमाम सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर सबकी निगाहें लड़ी हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर जहां योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जो फ्लो है उसको बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सियासी जो पंडित हैं वो ये बात जरूर कहते हैं कि अखिलेश यादव भाजपा को कमजोर समझने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव में वो कमजोर भले रही हो लेकिन उसे बिल्कुल खत्म नहीं समझा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश समेत तमाम दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। और शायद जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस से अखिलेश यादव ये सबक ले चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव लड़के अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन जरूर बढ़ाएंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप किस विषय पर हमसे चर्चा चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते।